यूपीएससी हैकर में आपका स्वागत है और आज का आपका टॉपिक है उद्देश्य का पार्ट 2। मैंने आपके लास्ट लेक्चर में उद्देश्य का पहला पार्ट पढ़ा दिया था, अब ये दूसरा पार्ट चलने वाला है। सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको कंटिन्यू क्लास नहीं दे पा रही हूँ। उसकी वजह है क्योंकि बच्चों का एनडीए आ रहा है, आपको पता है कल एनडीए का एग्जाम है और बच्चों का यूपीएसआई आ रहा है और उसके साथ साथ जीडी एसएससी आपको पता होगा यूपीएसआई भी कंटिन्यू है और कल एनडीए का एग्जाम है। तो मैं ऑफलाइन बैचेस में थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि बच्चों का एग्जाम है, उनके प्रैक्टिस सेट कराने होते हैं, उनके सॉल्यूशन करने होते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। तो उसी वजह से मैं ऑनलाइन बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन इस सॉरी के साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज भी है। आपको पता है यूपी कांस्टेबल के फॉर्म आ रहे हैं, उसकी तैयारी हम अभी से शुरू कर देंगे। मैं 17 या 20 के बाद बच्चों का ऐसा ही निबट जाए, जीडी का थोड़ा बहुत उनकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाली हूँ यूपी कांस्टेबल की। यूपी कांस्टेबल में जितना भी एग्जाम आएगा वो सारा मैं अपने चैनल पर तैयार कराऊंगी। आपका यूपीएससी चल रहा है, इसी चैनल पे ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे संविधान के साथ साथ हम नई बुक भी शुरू करेंगे ज्योग्राफी की। अब हम दो बुक एक साथ पढ़ेंगे, मैं इनके लिए भी प्रॉपर टाइम दूंगी। ज्योग्राफी की बुक और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों साथ साथ चलेंगे। उसी के साथ साथ मैं यूपी कांस्टेबल के लिए भी एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, उसमें हम पूरा कांस्टेबल का सारा पढ़ेंगे। मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, सब कुछ एवरीथिंग आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा और मैं उसमें भी पूरी मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दें। तो मेरी ये सीरीज शुरू होगी और वो सीरीज मैं 20 के आसपास आपको प्रोवाइड करा दूंगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है। बच्चों का प्रैक्टिस सेट पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बच्चों का प्रैक्टिस सेट करना होता है, फिर बच्चों के एग्जाम हेल्प कराने होते हैं, उसके बाद उन्हें ओवरव्यू देना होता है। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन 17 के बाद मैं ऑलमोस्ट बिजी फ्री हो जाऊंगी, तब मैं आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए पूरी सीरीज शुरू करूंगी। उसमें हिंदी भी पढ़ेंगे, हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेरी आई थी कि हमें मैम कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि मैम आप दिल्ली पुलिस के लिए भी शुरू कर रहे, तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए भी शुरू करूंगी। दिल्ली पुलिस में सिर्फ इंग्लिश सिलेबस अलग होता है क्योंकि दिल्ली में हमारी दिल्ली की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और यूपी की हिंदी है, तो हमें यहाँ पे लैंग्वेजेस करनी है। मैं इंग्लिश की भी लैंग्वेज शुरू करा दूंगी, इंग्लिश भी शुरू करा दूंगी, हिंदी भी, जीएस भी, मैथ भी और रीजनिंग भी। आपको एक ही प्लेस पे सारी चीज मिलेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और उसी के साथ साथ आपका यूपीएससी के भी दो सब्जेक्ट शुरू होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपका चल रहा है, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका चल रहा है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा स्पीडली नहीं ली कोशिश करूंगी कि मैं इसको स्पीडली लूं और आपके लेक्चर को थोड़ा लेंथी बनाना शुरू करूं। उसी के साथ साथ इसमें दो बुक्स और इंक्लूड कर रही हूं मैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो हम इन्हें भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, आपने इतना पेशेंस रखा है तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, मेरा भी सपोर्ट दीजिए क्योंकि अभी मेरे ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उसके लिए मैं बार बार आपसे सॉरी मांग रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। और इसके बाद मैं आपको पूरा सेटिस्फाइड रिजल्ट दूंगी, मेरा प्रॉमिस है। तो हम अपनी क्लास पे चलते हैं। आज की क्लास है उद्देश्य का में आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। हमने पुराने जो लेक्चर था उसमें हमने उद्देश्य का पढ़ी थी, उसके कुछ पार्ट भी पढ़े थे। आज हम फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक आता है पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष क्या होता है हम इसे पढ़ लेते हैं। अब हमारा पथ निरपेक्ष क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत स्वयं एक धार्मिक नहीं है, यानी कि भारत स्वयं में कोई धर्म नहीं रखता है कि हमें इसी गॉड को मानना है या इन्हीं भगवान को मानना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है हमारे कितने भगवान हैं, कितने धर्म हैं, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं। सबकी संस्कृति अलग है, हर किसी के विवाह करने की संस्कृति अलग है और डेथ होने के बाद की संस्कृति अलग है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी में आस्था रखता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि पथ निरपेक्ष का मतलब किसी एक पर्टिकुलर भगवान को मानना नहीं है। हमारा देश सर्वधर्म समभाव देश है। हमारा जो देश है वो सर्वधर्म संभव यानी कि सारे धर्मों को मानने वाला देश है। यह प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है। हमारा पुराना जो भारत था, प्राचीन जो हमारा भारत था, उसमें सारे धर्मों को माना जाता था, तो सेम अब भी हमारे पूरे धर्मों को माना जाता है। देश धर्म के आधार पर नागरिक का विभेद नहीं करेगा। आप अपने किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर यहाँ से बाहर नहीं कर सकते हैं। कह देते हैं ना कि भाई तड़ी पार कर दो, देश से बाहर कर दो, सीमा से बाहर कर दो, लेकिन हम धर्म के विरोध में, धर्म के अभाव में कभी भी हम किसी भी नागरिक का
क्या नहीं करेंगे, किसी भी नागरिक का विभेद नहीं करेंगे, हम किसी को भी धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक का यह खुद का अधिकार है कि वह जिस धर्म को चाहे उसको अपना सकता है। मेरा हिंदू धर्म में मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ तो मैं हिंदू धर्म को मान सकती हूँ, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है वो उसको मान सकता है। हम धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब उसमें थोड़े से कानून नए आ गए हैं, वो मैं जब पढ़ाऊंगी पढ़ा दूंगी। अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं धर्म में, तो अब धर्म परिवर्तन करना भी आसान नहीं रहा है और ये सही भी है। लोग जो मतलब कि ये किसी और के लिए नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है लड़कियों की सेफ्टी के लिए। इन धर्मों के चक्कर में लड़कियां पिसती थी, तो अब उनके लिए बहुत अच्छी फायदा है। तो नागरिक का यह खुद का अधिकार है कि वो जिसको चाहे उस धर्म को अपना सकता है, जिस धर्म में चाहे उस धर्म में वो अपने आप को रख सकता है। पथ निरपेक्ष का अर्थ पश्चिम देश है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, तो पथ निरपेक्ष का मतलब किसी पथ से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा पश्चिमी देश है। हमारा जो देश है वो एशिया के पश्चिम में आता है, इसलिए इसे पश्चिमी देश बोलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसआई का दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कांस्टेबल देने वाले हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए तो ऑलमोस्ट सारा इम्पोर्टेंट ही है कि 42वें संशोधन 1976 में संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इससे पॉइंट आउट कर लेना कि 42वें संशोधन में, 42वां संशोधन 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि 42वें संशोधन में क्या जुड़ा, तो क्या जुड़ा था, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। कब 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोकतंत्रिका। लोकतंत्रिका क्या है, इसका अर्थ देश पर शासन वही कर सकता है। इसका अर्थ क्या है, देश पर वही शासन कर सकता है। तो मतलब है इसका अर्थ देश पर शासन वही कर सकता है जो भारत की जनता द्वारा चुना जाता है। यानी कि हम अनुसार नहीं है कि कोई राजा था तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, या कोई पूर्वजों से चली आ रही पीढ़ी है कि ये राजा है तो इसका बेटा राजा, इसका दादा राजा, इसका पड़पोता राजा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जनता द्वारा चुना जाता है। आप में योग्यता है, आप चाहते हैं कि आप जनता को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप जनता की सेवा कर सकते हैं, तो आपके लिए कंपल्सरी है कि आपको लोगों द्वारा चुना जा सकता है। तो लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब है लोगों द्वारा चुने जाने वाला ही हमारी सरकार को चलाएगा और हमारे भारत पर शासन करेगा। फिर उसके बाद है संसद और विधायकों को भी सीधा जनता द्वारा ही चुना जाता है। जो हमारे सांसद होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, उन्हें भी हमारे द्वारा ही चुना जाता है। ये भी कोई वंश अनुसार नहीं होते हैं, आपको पता है, इतना तो पता होगा। जो चुनाव होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए भी होते हैं, स्टेट के लिए भी होते हैं और सेंटर के लिए भी होते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी चुना जाएगा वही शासन करेगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं 73-74वें संशोधन। 73वां कब हुआ था, 1992 में। 73वां कब हुआ था, 1992 में, और 74 हुआ था 1993 में। पंचायत में नगर पालिका के माध्यम से लोकतंत्र को निचले स्तर पर लाने का प्रयास करा गया था। ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि 73वें में क्या है, 73वें में पंचायत है और 74 में नगर पालिका है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पंचायत का संशोधन किस में है, तो 73 में है, और नगर पालिका का संशोधन कब है, तो 74 में है। इसका मतलब था कि लोकतंत्र का मतलब थोड़ा निचले स्तर पर, कि हम पीएम सीएम को नहीं, हम अपने चेयरमैन को भी चुन सकते हैं, चेयरमैन के लिए भी वोट दे सकते हैं। फिर उसके बाद है इसमें राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी आता है। सिर्फ हमारा काम यही नहीं है कि हमने किसी को चुन दिया तो काम खत्म, वो जैसे चाहे वैसे चला सकता है, ऐसा नहीं है। हम अपने सामाजिक में भी और आर्थिक में भी अपनी मतदान कर सकते हैं। हमें अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, और ये हमारा अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, हमें सरकार पसंद नहीं आ रही है, तो हमारे में इतनी शक्ति है कि हम उनकी सीट से उन्हें उतार सकते हैं। ये रियलिटी फैक्ट है। जो हमारा भारत है वो जनता के ऊपर निहित है। हमारी जनता के पास इतनी पावर है कि हम अपनी सरकार को आसमान में पहुंचा सकते हैं और जमीन पर भी जा सकते हैं। तो हमारी सरकार जैसे जैसे काम करेगी वैसे वैसे हमारा रिव्यू होता है। लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र होता कितने हैं,
तो लोकतंत्र दो होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। लोग अपनी शक्ति का जब खुद प्रयोग करते हैं उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जब हम खुद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, हमें किसी का समझ में नहीं आया, हम खड़े हो गए, आंदोलन करने खड़े हुए, तो वो क्या हो गए, प्रत्यक्ष हो गए। जैसे आपने अन्ना हजारे के बारे में सुना होगा, गांधी जी के बारे में कई बार सुना होगा, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब जब हमारी द्वारा चुना गया व्यक्ति काम करता है। हमने पीएम को चुना, अब वो सरकार चला रहे हैं, हमने सीएम को चुना, वो अपनी सरकार चला रहे हैं, हम अपने यहाँ पे चेयरमैन को चुनते हैं, वो भी अपनी सरकार चलाते हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब हम खुद अपना काम करते हैं या हम अपनी शक्तियां हमारे में निहित हों। अप्रत्यक्ष जब हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अब उसके बाद आते हैं गणराज्य, कि गणराज्य क्या है। इसमें जनता सबसे पहले है। देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जनता में सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। गणराज्य, इसमें जनता सबसे पहले आती है, कोई नहीं आता, सबसे पहले जनता आती है। आपने ये चीज देखी होगी, इलेक्शन में हमारा बड़ा बोलबाला होता है और इस इलेक्शन के बाद सारी चीज खत्म। तो गणराज्य का मतलब इसमें जनता सबसे पहले होती है। इसमें कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता, यानी कि इसमें किसी को भी एक विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, सब जनता के निहित है। अगर आप हमारी सेवा करेंगे तो वोट मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। बिना भेदभाव के कोई भी नागरिक चुनाव में खड़ा हो सकता है और किसी भी पद को ग्रहण कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बंदा आया है और उसी कास्ट का बंदा चुनाव में खड़ा होगा। आपकी योग्यता है, अगर आप रैंक फेयरिंग हैं तो आप चुनाव लड़ भी सकते हैं और उन्हें जीत भी सकते हैं। फिर उसके बाद है निश्चित अवधि के लिए, यानी कि जो चुनाव होते हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं। आप जानते हैं हमारे पीएम के और सीएम के चुनाव 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो हमारे लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए एक बंदा चुना जाता है जो हमारी सरकार को चलाता है और उसके बाद उसी को हटाकर नया आ जाता है। अब नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है। ये सबसे पहले लिए गए थे 1917 में, और कहां से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए थे, रूस से, और कब लिए गए थे, 1917 में लिए गए थे। अब इसमें देखते हैं भारतीयों को राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी प्रदान किए गए हैं, यानी कि हमारा काम सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी हमारा पूरा अधिकार है। किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन के बिना ही किसी भी वयस्क भारतीय को सरकार के रूप में चुना जा सकता है। यानी कि अगर आपको अपनी सरकार बनानी है, आपको पीएम या सीएम बनना है, तो आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप कोई भी बंदा अगर पीएम सीएम पार्लियामेंट में जाना चाहता है, चेयरमैन बनना चाहता है, तो उसे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे कि हमें आईएएस पीसीएस बनना है तो हमने बहुत बड़ी सी लिस्ट दी हुई थी, ये क्लियर करो, ये क्लियर करो, ये एग्जाम क्वालिफाई करो, ये एग्जाम क्वालिफाई करो। वहां पे ऐसा नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने आईएएस पीसीएस की वर्दी लेने के लिए, लेकिन सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ रैंक फेयरिंग होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, सिर्फ लायक होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए, यानी कि 80, 30, 28 जो उनकी उम्र है। जैसे कि सीएम के लिए 25 है और पीएम के लिए 35 है, तो ये उम्र उन्हें पूरी कर देनी चाहिए। उसके बाद वो उस सरकार बना सकते हैं या सरकार में आ सकते हैं। फिर है पिछड़े नागरिकों को आरक्षण, 1900 अनुच्छेद कब 15(4) में दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पिछड़े नागरिकों को आरक्षण किस अनुच्छेद में मिला है, तो 15(4) में मिला है। उपाधियों का अंत कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 18 में हुआ है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में हुआ है। समाज के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। ये पूरी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15(4) में लिखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो 15(4) में है। दूसरा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और इस अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ सामाजिक न्याय और नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से आर्थिक न्याय व सामाजिक न्याय का भी क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, कि हम लोगों को अपने विचारों को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म, उपासना की भी स्वतंत्रता है। यह किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक
मुक्त समाज के विकास में सहायक है। यानी कि अनुच्छेद 19 6 लोक स्वतंत्रता, हमारी 6 लोक स्वतंत्रता है उनके लिए यूज होता है, और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। ये लाइन, ये अनुच्छेद याद कर लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 19 किसको दर्शाता है, तो 6 प्रकार के लोक स्वतंत्रता को 6 प्रकार की लोक स्वतंत्रता को दर्शाता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि जो आपका मान सम्मान है उसकी और अवसरों की समानता क्या है। भारत के किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं है, सब समान है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई विशेष अधिकार मिलेगा और ना ही उसका विभेद किया जाएगा। इसका मतलब है कि हम किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, हमारा कोई भी वंश हो, हमारी कोई भी जाति हो, हमारा कोई भी लिंग हो, ना तो हमें ये समाज कोई विशेष दर्जा देगा और ना ही ये हमारा बहिष्कार करेगा। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई कि सबसे पहला था भारत में किसी भी वर्ग का कोई विशेष अधिकार नहीं है, सब सिमिलर है, सब एक जैसे हैं। दूसरा हमारे धर्म, जाति, लिंग और दूसरा था धर्म, जाति, लिंग या आपके जन्म स्थान के आधार पर ना तो हमें कोई विशेष दर्जा मिलेगा और ना ही लोग हमारा बहिष्कार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए सदन ने एक अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और अन्य पिछड़े जातियों के लिए विशेष कानून बनाए थे, जिससे हमारे समाज में एक समानता आ सके, जिससे हमारे जात पात ऊंच नीच को खत्म किया जा सके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि समाज में समानता लाने के लिए, सकारात्मक सोच लाने के लिए सांसद ने कुछ जातियों को लेकर कुछ आरक्षण दिए थे, जिससे वो भी हमारी बराबरी पे आ सके, जिससे सारा समाज एक जैसा हो जाए। फिर उसके बाद है निधि निर्देशक 39 में महिला पुरुष के समान अधिकार, कार्य, अवसर और वेतन का अधिकार है। यानी कि यहाँ पे निधि निर्देशक के लिए 90 इसमें है निधि निर्देशक 19। नेक्स्ट है निधि निर्देशक 39 में महिला पुरुष की समान अधिकार, समान कार्य, समान अवसर और समान वेतन का अधिकार है। पहले क्या होता था, लड़का है तो उसे अच्छी पोस्ट मिलती थी, लड़की है तो उसे नीची पोस्ट मिलती थी, लड़का है तो ज्यादा सैलरी मिलती थी, लड़की है तो कम सैलरी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको समान वेतन मिलेगा, समान कार्य मिलेगा, समान अधिकार मिलेंगे, सारी चीज समान मिलेगी। तो ये थी हमारी उद्देशिका, आपको उद्देशिका में सारा पढ़ लिया है। अब आपका जो लास्ट लेक्चर है वो है इसके विभेद। देखिए ये सारी अच्छी चीजें थी, तो इसमें कुछ वाद विवाद भी हुए होंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं कोशिश करूंगी जल्दी हो।